आप माने न माने, मेरी नजर में ये देश के लोकतंत्र पर बहुत बड़ा धब्बा है, देश के लोकतंत्र के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है। ये भारत के संविधान के माथे पर भी बहुत बड़ा कलंक है, ये भारत की संसद के माथे पर भी बड़ा कलंक है कि जिसको हम देश का सबसे बड़ा मंदिर कहते हैं, जिसको देश का हम सबसे पवित्र मंदिर कहते हैं, जिस मंदिर की सीढ़ियों पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है मत्था टेकते हैं, उस संसद के अंदर बड़ी संख्या में आपराधिक चरित्र के लोग, भ्रष्ट चरित्र के लोग, अपहरण, हत्या, बलात्कार जैसे मुकदमों में शामिल लोग वहां पर जाके बैठते हैं। नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, नए संसद भवन का समर्थन करने के बावजूद मेरे मन में जो एक बहुत बड़ा सवाल है, वो सवाल ये है कि पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में जब हमारा देश शिफ्ट होगा तो क्या लोकतंत्र का, संसद का कुछ चरित्र भी बदलेगा, चेहरा भी बदलेगा, चाल चलन भी बदलेगा, या फिर केवल एक बिल्डिंग बदल जाएगी, बाकी सारे ढर्रे वही रहेंगे। जैसे एक जो सबसे बड़ा कंसर्न, एक जो सबसे बड़ी चिंता मेरे दिमाग में चल रही है, उसका जिक्र मैं आप लोगों के सामने करना चाहता हूं। वो ये है कि जो चुनाव विश्लेषण संस्था है ADR, उसने स्वयं उम्मीदवारों के ही चुनावी हलफनामों का विश्लेषण करके बताया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जीते हुए 43% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। इनमें भी 29% सांसदों के खिलाफ हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। कई राज्यों में तो जो नेशनल एवरेज है 43% दागियों का, और उनमें भी 29% गंभीर दागियों का, कई राज्यों में ये आंकड़ा भयावह स्थिति प्राप्त किए हुए है। जैसे केरल के 90%, बिहार के 82%, महाराष्ट्र के 58% और उत्तर प्रदेश के 56%, साथ ही पश्चिम बंगाल के 55% सांसद जो हैं वो दागी हैं। जब इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक स्थिति हम देखते हैं कि हमारे राजनीतिक दलों में इतनी बड़ी संख्या में आपराधिक छवि के लोगों को, दागी लोगों को, जिन पर संगीन मुकदमे चल रहे हैं, उन लोगों को टिकट दिया जाता है और बाकायदा वे जीतकर देश की संसद में भी पहुंच जाते हैं, तो मुझे लगता है कि संसद शर्मसार होती है, लोकतंत्र में नागरिकों का भरोसा कम होता है, और जो हमारे राजनीतिक दल है ना, वो आपराधिक गिरोह जैसे लगने लगते हैं। अगर किसी राजनीतिक दल के 30%, 40%, 50%, 60% या इससे भी ज्यादा सांसद दागी होंगे, उनके विधायक दागी होंगे, तो उनको कितना राजनीतिक दल कहा जाए और कितना अपराधियों का गिरोह कहा जाए, इस बात पर भी देश में एक बहस निश्चित रूप से मेरे विचार से छेड़ी जानी चाहिए। और ये बहस इसलिए छेड़ी जानी चाहिए क्योंकि इस बहस से लोकतंत्र का भला होगा और हमारा लोकतंत्र नागरिकों के अधिक अनुकूल और अपराधियों के प्रतिकूल बन पाएगा। अभी तक तो अगर इतनी बड़ी संख्या में संसद के अंदर दागी रहेंगे तो ये लोकतंत्र, ये संसद तो अपराधियों के अनुकूल है, और जैसे ही ये अपराधियों के अनुकूल है वैसे ही ये नागरिकों के प्रतिकूल है। और मैं यहाँ पर जो है समय की कमी के कारण और आप लोगों की भी समय की कीमत को समझते हुए केवल देश की संसद का मैंने उदाहरण आपको दिया। राज्यों की विधानसभाओं में तो और भी बुरे हालात हैं। जैसे जैसे आप हमारे लोकतंत्र में निचले स्तरों पर चले जाते हैं, वैसे वैसे अपराधियों का, आपराधिक छवि के लोगों का, दागी लोगों का, धनबलियों का, बाहुबलियों का बोलबाला बढ़ता ही चला जाता है। ऊपरी सदन में तो कम से कम, लोकसभा और राज्यसभा में तो कम से कम चंद जो है साफ सुथरे लोग भी आपको दिखाई दे जाते हैं, लेकिन विधानसभाओं में जब आप जाते हैं तो उनकी संख्या और कम होती चली जाती है। विधानसभाओं से नीचे जब आप पंचायतों के स्तर पर जाते हैं तो वहां पर उनकी संख्या और भी कम हो जाती है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। जब हम
अमृतकाल कह रहे हैं, आज़ादी के 75 साल बाद जिस पीरियड को हम अमृतकाल कह रहे हैं, उसमें अगर ऐसे विषैले तत्व हमारे लोकतंत्र पर, हमारी संसद में, हमारी विधानसभाओं में हावी रहेंगे, और सीधा सीधा मैं ये मानता हूं कि इसका देश की कानून व्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है, नागरिकों के अधिकार पर बुरा असर पड़ता है, नागरिकों की सुरक्षा पर बुरा असर पड़ता है। क्योंकि मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि ये जो आपराधिक किस्म के सांसद और विधायक होते हैं ना, ये अकेले नहीं होते हैं अपराधी। इनके नीचे जो है ना, अपराधियों का पूरा गिरोह होता है, अपराधियों का पूरा तंत्र होता है, अपराधियों का पूरा नेटवर्क होता है। और वही नेटवर्क जो है ना, तरह तरह के अपराध अपने अपने इलाकों में करता रहता है, और उसके कारण नागरिकों की सुरक्षा, उस इलाके की कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। उसके कारण जो है थानों पर जो है दबाव बढ़ता है, उसके कारण जो है अदालतों में मुकदमे बढ़ते हैं। तो क्या जब हम पुरानी बिल्डिंग से संसद की नई बिल्डिंग में जा रहे हैं तो सब कुछ ऐसे ही ट्रांसफर हो जाएगा, या हम ये उम्मीद करें कि आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, 76 साल हो चुके हैं, हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं, अंग्रेजों के बनाए हुए संसद भवन को हम छोड़ चुके हैं, अपने बनाए हुए संसद भवन में हम जा रहे हैं, जो बड़ा है, बेहतर है, हाईटेक है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री के विचारों से भी मैं सहमत हूँ, सरकार के विचारों से भी मैं सहमत हूँ। लेकिन क्या उसके भीतर चाल चरित्र चेहरा वही दिखाई देगा? ये मेरे लिए एक चिंता का विषय है। बल्कि मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि अगर देश की संसद और विधानसभाओं को अपराधियों से मुक्त कर दिया जाए, दागियों से मुक्त कर दिया जाए, आपराधिक छवि के लोगों से मुक्त कर दिया जाए, तो इस देश में 90% तक अपराध के मामले, संगीन अपराध के मामले कम हो जाएंगे। ये जो गिरोहों के द्वारा, पेशेवर अपराधियों के द्वारा जो हत्याएं, बलात्कार, अपहरण, लूटपाट, जमीन कब्जे जैसी घटनाएं होती है ना, 90% तक, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पत्रकारिता में अपने 25 वर्ष के अनुभव के बाद मैं ये बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 90% तक कमी आ जाएगी। आप कहेंगे कि ये 90% का गणित आपने कहां से निकाला, तो ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये मेरा अनुमान है, क्योंकि मैंने जो अपने अनुभव से और अपनी निगाहों से अपने समाज में, अपने इर्द गिर्द चारों तरफ देखा है, देश भर के कई इलाकों का भ्रमण करने के बाद जो मैंने समझा है, मुझे यही समझ में आया है कि ये छोटे छोटे जिनको आप अपराधी कह रहे हैं ना, अलग अलग बिखरे हुए अपराधी, इनको कहीं से पोषण और संरक्षण मिलता है, और जब आप इनके पोषकों और संरक्षकों के तार ढूंढने चलेंगे ना, तो वो तार आपको इन्हीं आपराधिक किस्म के सांसदों और विधायकों तक जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो आप ये मत समझे कि ये 543 सांसदों में अगर केवल जो है 29-30% संगीन अपराधी किस्म के सांसद हैं या आपराधिक मुकदमों वाले सांसद हैं, तो इसका मतलब ये न समझें कि अरे 300-400 ही अपराधी हैं और इसका देश पर असर नहीं पड़ रहा है। इनके कारण देश में हजारों लाखों की संख्या में छोटे छोटे अपराधी जो है निश्चिंत होकर, संरक्षित होकर, पोषित होकर फल फूल रहे हैं इन दागियों के कारण। उसके बाद इतना ही नहीं होगा, बहुत सारे सांसद हैं, विधायक हैं जो भ्रष्ट हैं, जिन्होंने किसी का हो सकता है मर्डर नहीं किया हो, किसी का रेप नहीं किया हो, किसी के साथ का अपहरण नहीं किया हो, लेकिन वे भ्रष्ट हैं। अब इन भ्रष्ट लोगों के कारण क्या होता है कि जो सरकार का पैसा है, जो कि वास्तव में हमारे आपके जैसे नागरिकों का पैसा है, उस पैसे की बहुत बर्बादी होती है। छोटी छोटी परियोजनाओं में जहां पर काम 100 करोड़ रुपए में हो सकता है, वहां पर वो काम 500 करोड़ रुपए में होता है। तो कई चीजें तो टेक्नोलॉजी के प्रभाव के कारण, और जैसे जैसे हम व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और जो मौजूदा सरकार है उसने भी कई एक्सपेरिमेंट किए हैं और कई पहल की है, उसके कारण आप ये देखते हैं कि चलो सब्सिडी की रकम तो नागरिकों को जो है सीधा बैंक अकाउंट में चली जा रही है, तो उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो गई है। जो पहले बहुत बड़ा कट चला जाता था, कमीशन चला जाता था अलग अलग डिपार्टमेंट के अफसरों और नेताओं को,
वो शायद अब जो है डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा है, तो वहां पर तो आपने भ्रष्टाचार रोक लिया। लेकिन भारत का जो विशाल बजट है, उस बजट में नागरिकों को अलग अलग मद में दी जाने वाली सब्सिडी कितनी है? ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। बड़ा बड़ा बजट तो आप देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में और तरह तरह की परियोजनाओं में जा रहा है, तरह तरह की उन स्कीमों में जा रहा है जहां पर जनता के हाथ में पैसा नहीं जा रहा है, जहां पर अलग अलग कंपनियों के हाथ में जा रहा है, अधिकारियों के हाथ में जा रहा है, ठेकेदारों के हाथ में जा रहा है पैसा, तो और वो किसी मंत्रालय के माध्यम से जा रहा है पैसा, किसी सरकार के माध्यम से जा रहा है पैसा, तो उस पैसे की बहुत ज्यादा लूटपाट होती है। और मैं इस बात को मानता हूं आज भी, भले प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि राजीव गांधी के समय से हालात अब काफी बेहतर हो गए हैं, तो राजीव गांधी के समय से हालात केवल जो है ना, जनता को दी जाने वाली सब्सिडी में बेहतर हुआ है कि जनता को दी जाने वाली सब्सिडी 100 रुपए के लगभग 100 रुपए उनको पहुंच जा रहे हैं। हालांकि उस सब्सिडी में भी कई जगहों से मुझे इस तरह की शिकायत मिलती है कि अकाउंट में तो 100 रुपए पहुंच जाते हैं, लेकिन कैश में जो है जिन लोगों को कट लेना है, कमीशन लेना है, वो 10, 15, 20 रुपए, 25 रुपए ले लेते हैं। तो खैर चलो, फिर भी अकाउंट में अगर 100 के 100 पहुंच जा रहे हैं, तो उसका चूंकि मेरे पास प्रमाण नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो सारे पैसे जो है जो ऊपर से चल रहे हैं वो नीचे तक नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं पक्के तौर पर ये कह सकता हूं कि जो रोड है, पुल है, तरह तरह की अन्य परियोजनाएं हैं, पानी की, बिजली की, या रेलवे की, एयरपोर्ट की, तमाम तरह की जो परियोजनाएं होती हैं जिन पर हजारों लाखों करोड़ रुपए का खर्च होता है, उन परियोजनाओं में मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि राजीव गांधी के समय से भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा कम हुआ है। हो सकता है कि लगातार चेक एंड बैलेंसेज का सिस्टम चलता रहता है, लगातार कई तरह के प्रबंध जो है सरकारें करती रहती हैं, तो हो सकता है कि कुछ न कुछ जो है उसमें कमी आई होगी, लेकिन इतनी बड़ी कमी नहीं आई है कि हम निश्चिंत हो जाए कि नहीं देश में सब चकाचक है। तो आप जब इस तरह के दागी लोगों को संसद में रोक देंगे जाने से, ऐसे इंतजाम कर देंगे कि दागी लोग वहां पर पहुंच नहीं सकें, साफ सुथरे ईमानदार लोग पहुंचे जिन पर आपराधिक मुकदमे नहीं हो, अपहरण, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार जैसे संगीन अपराध के मुकदमे नहीं हो, तो देश में जो है ईमानदारी की सत्ता कायम होगी, देश की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, कानून व्यवस्था के हालात बेहतर होंगे, पुलिस थानों पर दबाव जो है कम हो जाएगा, देश की अदालतों पर दबाव कम हो जाएगा। अब आप बताइए, मैं कानून व्यवस्था के मुद्दों को और दागी सांसदों, विधायकों के मुद्दे को इतनी प्रमुखता से क्यों उठा रहा हूं? मैं इसलिए उठा रहा हूं कि आप ये देखिए कि इस देश में हो क्या रहा है। हम कह तो रहे हैं कि हम अमृत काल में चले गए हैं, आजादी के 76 साल हो चुके हैं, भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान जा चुका है, लेकिन आप देखिए कि इस देश में आज भी 140 करोड़ की आबादी में अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन खाने का मतलब अनाज उसको देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस देश के 80 करोड़ लोगों को आज भी जो है 2 जून की रोटी अपने संसाधनों से, अपनी क्षमता से, अपनी कमाई से नसीब नहीं है। तभी तो सरकार को उन्हें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। अगर वो खुद सक्षम होते 2 जून की रोटी जुटाने में, तो सरकार को उन्हें ये रोटी देने की जरूरत तो नहीं पड़ती। लेकिन अगर 140 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोगों को सरकार को रोटी देनी पड़ रही है, तो क्या ये अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं है कि आज भी भारत में कम से कम 80 करोड़ लोग हैं जो गरीब हैं? सरकार के आंकड़े चाहे कुछ भी कहते रहे, लेकिन ये 80 करोड़ लोग गरीब तो है ना। अगर गरीब नहीं है तो इनको रोटी क्यों दे रही है सरकार? तो रोटी दे रही है, इसका मतलब ये गरीब है 80 करोड़। और अगर ये 80 करोड़ लोग गरीब नहीं है, तो फिर 80 करोड़ लोगों को रोटी देने के नाम पर कहीं ना कहीं वहां पर भी छिपा हुआ भ्रष्टाचार है, जिस पर सरकार की निगाह शायद नहीं जा पा रही है। तो दो में से कोई एक ही बात हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ है देश में, एम्स बन रहे हैं, IITs बन रहे हैं, हमारा झंडा जो है चांद पे फहरा रहा है, हमने सूर्य की तरफ जो है अपना सूर्ययान भेज दिया है, हम अंतरिक्ष में बहुत मजबूत स्थिति में है, दुनिया के देशों के बीच में हमारी साख जो है बहुत जबरदस्त बनती जा रही है, हम दुनिया की 5 इकोनॉमी में हैं, हम तीसरी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर हैं। इन सारी चीजों के बावजूद जो जमीनी सच्चाइयां हैं, वो सच्चाइयां
कहीं से इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हमें अभी बहुत लंबा और बहुत ही मजबूत और बहुत ही गंभीरता से काम करने की जरूरत है। तो मेरा सवाल यही है, मेरे मन में चिंता यही है कि जब हम पुरानी संसद भवन से नए संसद भवन में जाएंगे तो क्या इन हालात में हम परिवर्तन के बारे में सोच सकते हैं? इन हालात में बेहतरी और सुधार को होते हुए हम देख सकते हैं? हम कहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र कहां पे मजबूत हो रहा है? 31 दिसंबर 2022 तक का जो भारत सरकार का आंकड़ा है, देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू राज्यसभा में लिखित वक्तव्य देते हैं कि 31 दिसंबर 2022 तक देश की अदालतों में लगभग 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं, पेंडिंग हैं। इनमें 4.32 करोड़ मुकदमे जो हैं, मतलब 4 करोड़ 32 लाख मुकदमे निचली अदालतों में हैं और तकरीबन 60 लाख मुकदमे जो हैं हाई कोर्ट्स में हैं और तकरीबन जो है 70,000 मुकदमे जो हैं सुप्रीम कोर्ट में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं तो हमारी कानून और न्याय व्यवस्था तो फेल है ना, क्योंकि 5 करोड़ मुकदमे लंबित होने का मतलब है कि हर मुकदमे में कम से कम 2 पक्ष तो होते ही हैं और हर पक्ष में कम से कम एक आदमी तो होगा ही। तो अब आप ये सोचिए कि 5 करोड़ मुकदमे का मतलब कम से कम 10 करोड़ लोग, कम से कम 10 करोड़ लोग, एक मुकदमे में कई लोग शामिल होते हैं, लेकिन कम से कम एक आदमी तो दोनों पक्ष में होगा ना। तो कम से कम 10 करोड़ लोग जो है इन 5 करोड़ मुकदमों में शामिल हो गए। अगर इस 2 को आप 3 माने, कई मुकदमों में मान लीजिए कि 2 ही लोग होंगे, कई मुकदमों में 5 लोग होंगे, औसत अगर आप केवल 3 का निकाल लें तो 5 करोड़ मुकदमों में 15 करोड़ लोग जो है प्रभावित हैं, सीधा उन मुकदमों से जुड़े हुए हैं। और 15 करोड़ लोग अगर सीधा उन मुकदमों से जुड़े हुए हैं तो आप ये समझिए कि हर आदमी का एक परिवार भी होता है। अगर उसको 3-3, 4-4 लोग आप भी मान लें हर आदमी के परिवार में, तो ये 50-60 करोड़ लोग जो है इन 15 करोड़ 10 से 15 करोड़ लोगों के साथ जो है 50-60 करोड़ लोग और जुड़े हुए हैं जो इन मुकदमों के कारण प्रभावित हो रहे हैं। तो 140 करोड़ लोगों के देश में अगर कम से कम 50, 60, 70 करोड़ लोग किसी न किसी मुकदमे के कारण प्रभावित हो रहे हैं, बुरी तरह से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, उनकी पीढ़ियां तबाह हो रही हैं, 10 साल 20 साल 30 साल जो है उनको अलग अलग स्तरों पर मुकदमे की लड़ाई लड़नी पड़ रही है अदालतों में, तो आप सोचिए कि ये लोकतंत्र कहाँ है? इस लोकतंत्र में अमृतकाल कहाँ है? जिस अमृतकाल की तरफ हम बात कर रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं, उस अमृतकाल में अमृत तत्व कहाँ है? अगर मेरे देश का हर दूसरा आदमी कहीं न कहीं किसी न किसी मुकदमे के कारण पिस रहा है और हमारी पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था उन मुकदमों से उसको निजात नहीं दिला पा रही है, तो अमृत तत्व कहाँ है इस अमृत काल में? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जड़ पे चोट करना पड़ेगा। आप अगर सोचेंगे कि हम रातों रात जो है 140 करोड़ लोगों के देश में सारे मुकदमे साफ कर देंगे, नहीं होगा। आप सोचेंगे कि सारी अदालतें जवाबदेह हो जाएंगी, सारे पुलिस थाने जवाबदेह हो जाएंगे, सारे अफसर कोई जादू की छड़ी नहीं चलेगी। सबसे पहले देश की संसद को जवाबदेह होना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है ना, वो देश की संसद ही है। उसके बाद देश की विधानसभाओं को जिम्मेदार होना पड़ेगा, क्योंकि राज्यों का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो विधानसभा ही है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि देश की संसद और विधानसभाओं को सबसे ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। वहीं पर कानून बनते हैं, वहीं पर कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी बनती है। तो आप इस बात को समझिए कि अगर इस देश में कानून व्यवस्था फेल है, अगर इस देश में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि आज भी 80 करोड़ लोग जो है इतने गरीब हैं कि उनको 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है और सरकार को उन्हें मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र हमारा फेल हो रहा है। तो इसीलिए मेरा ये सवाल है कि जब हम पुराने संसद भवन से जाएंगे और नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे, तो क्या चाल चरित्र चेहरा बदलेगा कि नहीं बदलेगा संसद का, या उसी तरह के तत्व फिर चले आएंगे? तो क्या फायदा? असली बात तो तब होगी ना, असली गौरव की बात तो तब होगी ना, संसद का असली सम्मान तो तब होगा ना, संसद की असली गरिमा तो तब होगी ना, जब वहां पर साफ सुथरे लोग बैठे, देश के भविष्य को बेहतर करने पर काम करें, देश में अपराध को कम करने पर काम करें,
पुलिस की व्यवस्था को दुरुस्त करने पर काम करें, अदालतों की व्यवस्था को दुरुस्त करने पर काम करें, देश में गरीबी कम करने पर काम करें, 80 करोड़ लोगों को 2 जून की रोटी के लिए तरसना नहीं पड़े, इस चीज के लिए काम करें। कितने शर्म की बात है, स्कूल जो होते हैं, विद्यालय जो होते हैं, वो छात्रों को पढ़ाने के लिए होते हैं, लेकिन हम आज 75 साल के बाद इस स्थिति में हैं कि हमारे करोड़ों बच्चे जो है खाने की किल्लत के कारण जो है स्कूल नहीं जा पाते हैं, और इसके कारण हम स्कूल में उनको मुफ्त का खाना देकर उनको बुलाते हैं कि नहीं नहीं मेरे स्कूल में आओ, सरकार के स्कूल में आओ भैया, यहाँ पर तुमको खाने की दिक्कत नहीं होगी, तुमको हम खाना भी देंगे, थोड़ा पढ़ लिख भी लो, हम खाना भी देंगे तुमको। अब आप सोचिए ये कितने शर्म की बात है। आप सरकार को ही अपनी पीठ थपथपा सकती है कि हम बच्चों को देखो मुफ्त में खाना दे रहे हैं, और इतने करोड़ बच्चों को मुफ्त में खाना दे रहे हैं, लेकिन ये कितने शर्म की बात है कि इस देश में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है अपने माता पिता के संसाधनों से, और उनको खाना जो है सरकार को देना पड़ रहा है। वो खाना नहीं मिल पाने के कारण वो स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और इसके लिए सरकार को उनको जो है स्कूल में बुलाने के लिए उनको खाने का लालच देना पड़ रहा है। वो बच्चे कुपोषित हैं, तो सरकार को ध्यान देना पड़ रहा है कि भैया इनको थोड़ा शरीर में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम चला जाए, तो उसके कारण उनको दाल खिला रहे हैं, चावल खिला रहे हैं, सब्जियां खिला रहे हैं। और दुर्भाग्य ये देखिए कि उस मिड डे मील में भी, एक तो वो मिड डे मील देना पड़ रहा है स्कूलों में, मेरी नजर में यही शर्मनाक है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये है कि उस मिड डे मील के अंदर भी कभी चूहा मिल जाता है, कभी छिपकली मिल जाती है, कभी कॉकरोच मिल जाता है, कभी मकड़ा मिल जाता है, और तो और कई जगहों पर सांप भी मिल गए हैं। और आप सुनते हैं कि आए दिन मिड डे मील का खाना खाकर जो है बच्चे बीमार होते रहते हैं, कई जगहों पर बच्चे बड़ी संख्या में मरे ही हैं। मेरे ही अपने राज्य के बिहार के छपरा जिले में जो एक धर्मासती गंडामन गांव था, वहां पर जो है 20-22 बच्चे विषैला खाना, जहरीला खाना खा के स्कूल के अंदर मर गए। तो हम अमृत काल में जा रहे हैं, अमृत तत्व की हम तलाश कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि पूरा समर्थन है, पूरा सम्मान है, सरकार का भी समर्थन है, सरकार का भी सम्मान है, विपक्ष का भी सम्मान है, संसद का भी सम्मान है, सांसदों का भी सम्मान है, सबका सम्मान है, देश की अदालतों का सम्मान है, देश की पुलिस का सम्मान है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, मीडिया, समाज, सबका सम्मान है। लेकिन ये सम्मान की रक्षा तो तब हो पाएगी ना गरिमा के साथ, जब नागरिकों को सुरक्षित रूप से जीने का अधिकार, खाने का अधिकार केवल किताबों में नहीं व्यावहारिक रूप से भी दिखाई दे। तो जब हम नई संसद में जा रहे हैं तो मैं ये समझता हूं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर पुरानी संसद में जो कमियां हम महसूस करते हैं, अगर उन कमियों को दूर किया जा सके, और उन कमियों को दूर करने की प्रक्रिया में सबसे पहली जो कोशिश होनी चाहिए वो संसद को दागियों से मुक्त करने की होनी चाहिए, अपराधियों से मुक्त करने की होनी चाहिए। आप माने न माने, मेरी नजर में ये देश के लोकतंत्र पर बहुत बड़ा धब्बा है, देश के लोकतंत्र के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है, ये भारत के संविधान के माथे पर भी बहुत बड़ा कलंक है, ये भारत की संसद के माथे पर भी बड़ा कलंक है, कि जिसको हम देश का सबसे बड़ा मंदिर कहते हैं, जिसको देश का हम सबसे पवित्र मंदिर कहते हैं, जिस मंदिर की सीढ़ियों पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है मत्था टेकते हैं, उस संसद के अंदर बड़ी संख्या में आपराधिक चरित्र के लोग, भ्रष्ट चरित्र के लोग, अपहरण, हत्या, बलात्कार जैसे मुकदमों में शामिल लोग वहां पर जाके बैठते हैं। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। मैं यही कामना करूंगा कि जब हम नई संसद में जाएं तो हमारा संसद दागियों से मुक्त हो। अगर वो संसद दागियों से मुक्त नहीं होगा तो मेरे लिए वही ढाक के 3 पात। मैं कहने को कहता रहूंगा कि सबका सम्मान है, संसद का भी सम्मान है, लोकतंत्र का भी सम्मान है, लेकिन आप मेरे हृदय की भावनाएं समझ सकते हैं। अगर इस देश को बेहतर बनाना है तो हमें शुरुआत ऊपर से करनी पड़ेगी, क्योंकि अब कानून ऊपर से बन रहे हैं। अब समाज का रोल जो नीचे से आप गंगा नहीं बहा सकते। समाज की भूमिका खत्म हो गई, समाज की भूमिका खत्म हो गई, परिवार की भूमिका भी नगण्य है। आज हम अपने परिवार के अंदर जो है ना, अपने बच्चे को, एक पत्नी जो है अपने पति पर, पति जो है अपने पत्नी पर अंकुश नहीं रख सकता, माँ बाप अपने बच्चों पर अंकुश नहीं रख सकते, क्योंकि अब कानून जो है ना, देश की संसद के द्वारा बनाया हुआ या पारित किया हुआ या जो लागू किया हुआ कानून है ना, वो देश के घर घर में घुस चुका है, पति पत्नी के बीच में घुस चुका है, बाप बेटे के बीच में घुस चुका है। तो समाज की भूमिका समाप्त हो चुकी है लगभग।
समाज बस आप नैतिक पाठ पढ़ाने के लिए बस अब समाज है। आप ज्यादा से ज्यादा समाज को ये कह सकते हैं कि बस तुम नैतिक उपदेश लोगों को देते रहो, बच्चों को जो है नैतिक ज्ञान पिलाते रहो। तो नैतिक ज्ञान पिलाने से कुछ नहीं होता, कुछ राइट्स भी होने चाहिए। तो सारे राइट्स जो है देश की संसद में निहित हैं। देश के संविधान ने सारे अधिकार जो है देश की संसद को दे दिए हैं, राज्यों में वो अधिकार जो है विधानसभाओं को दे दिए हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले संसद और विधानसभाओं को साफ कर दीजिए। ये सफाई जो है ये रंगीन प्रकाशों से, रंगीन बिजलियों से नहीं होगा, वो चमक दमक भरी सजावट से नहीं होगा। सफाई जो है वहां पर बैठे हुए लोगों की सफाई से होगा। वहां पर बेहतर लोग जाएं, अच्छे लोग जाएं, पढ़े लिखे लोग जाएं, अपराधी लोग बिल्कुल न जाएं, भ्रष्ट लोग बिल्कुल न जाएं। क्या हमारे देश के राजनीतिक दल, क्या हमारे देश की सरकारें, क्या हमारे देश का चुनाव आयोग, क्या हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, क्या हमारे देश के नागरिक, क्या हमारे देश का समाज इन सारे गंभीर सवालों पर विचार कर सकता है? अगर विचार करते हैं आप, अगर आपको लगता है कि मैं एक निष्पक्ष पत्रकार हूं, मैं किसी पार्टी के आईटी सेल के लिए काम नहीं करता हूं, मैं इस देश के लिए, देश की जनता के लिए बात करता हूं, तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। क्योंकि जब तक इस मुहिम में देश का हर नागरिक शामिल नहीं होगा तब तक जो है देश में बदलाव नहीं होगा। एक अभिरंजन कुमार के बोलते रहने से, चीखते रहने से, चिल्लाने से, या इस तरह के चंद लोगों के बोलने, चीखने, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम जब तक अकेले हैं, हमारी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज है। जब हमारी आवाज के साथ आपकी आवाज मिल जाएगी, जब आपकी आवाज के साथ हमारी आवाज मिल जाएगी, तो निश्चित रूप से हमारा लोकतंत्र बेहतर होगा, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, निश्चित रूप से बदलाव आएगा। तो क्या इस बदलाव में आप हमारे साथ हैं? मैं तो आपके साथ हूं। धन्यवाद, नमस्कार।